क्योंकि मैस्कुलिनिटी अपने सो कॉल्ड मैन को अट्रैक्ट नहीं करेगी, राइट? इसका मतलब सबमिसिवनेस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सफ़र करो ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, राइट? लेकिन वो मैस्कुलिनिटी लाकर उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। 3-4 महीने में कितना ऐसा कितनी बातें हुई होंगी, लेकिन वो सारी बातें, और शादी हुई थी कुछ 1.5 करोड़ की। What? शादी हो गई, अरेंज मैरिज, और लड़के ने कुछ उनका हनीमून फेज के बाद कुछ बेडरूम में झगड़ा हो गया उनका। ये मैं केस स्टडी हमेशा बताती हूँ। और उसने उसे स्लैप मार दिया। So yo everyone, कैसा है? This is Dishang Dible and welcome back to the podcast. आज का एपिसोड is gonna be really amazing because Leena ma'am is here again. We are gonna talk about many things today. आज बहुत चीज़ें डिस्कस करने वाले, जैसे लास्ट टाइम हम लोग को रिक्वेस्ट आए थे रिलेशनशिप, स्पेशली अभी वुमेन्स डे आ रहा है। करेक्ट। So we are gonna talk about feminism which is going around and pseudo feminism specifically because सब लोग को फेमिनिज्म का आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। सम पीपल आर मिसकंसिडरिंग फेमिनिज्म एज समथिंग एल्स, और कुछ लोगों को अलग लगता है। सो वी माइट क्लियर इट। मैम के पास एग्जांपल्स भी है, मैम के पास केस स्टडीज है, सो इसीलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम, वी विल जस्ट स्टार्ट। मैम लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं, फेमिनिज्म क्या होता है एग्जैक्टली, उसके बारे में बात करते हैं पहले। Okay, thanks a lot Dishang for this, and I'm sure audience भी इसे बहुत ज़्यादा चाव से सुनेंगी और फिर उससे रिलेट कर पाएगी। फेमिनिज्म का मतलब, पहली बात तो हम अगर देखें तो इसमें है कि इक्वल राइट्स जो मेन को है वो विमेन को भी मिल जाए। दैट इज़ ओनली द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, अब विमेन के राइट और मेन के राइट इक्वल मिलने चाहिए या होने चाहिए, दैट्स इट। अब हो ऐसे रहा है कि इस फेमिनिज्म को अगर हमें रिलेशनशिप में मर्ज करना है तो इसे किस तरह से करें, क्योंकि मैन एम्पावरमेंट तो कभी नहीं देखा है हमने, राइट? मैन आर नॉट एट ऑल टेलिंग, ग्लोबल मैन आई एम टॉकिंग अबाउट, वो कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि हम लोग पावरफुल हैं। दे देमसेल्व्स दे हैव एक्सेप्टेड कि विमेन इज द ओनली स्पीशीज व्हिच इज पावरफुल ऑन दिस प्लैनेट, राइट? तो उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर लिया है, विमेन ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो सम ऑफ द विमेन व्हाई डू दे हैव टू शो ऑफ देयर एम्पावरमेंट? कहने का मतलब ये है, क्यों इस एम्पावरमेंट को दिखाने की, शोबस करने की जरूरत है? ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, ऐसा मुझे लगता है। That's really true. बिकॉज मैं जब बोलता था तभी हम लोग को बैकलैश मिलता था कि इफ एवरीथिंग इज इक्वल देन व्हाई, बिकॉज पहले बोलते थे अगर वोटिंग राइट्स नहीं है इसके लिए, बट इंडिया में वोटिंग राइट्स थे पहले से, राइट? तो अगर बाहर के स्टेट्स में देखा जाए, यूएसए और इसमें, जब फीमेल्स को लड़ना पड़ा था वोटिंग राइट्स के लिए, दैट वाज फाइन। इवन गेटिंग अ जॉब, स्टैंडिंग टो टू टो विद अ मैन, दैट वाज फाइन। बट नाउ समवेयर डाउन द लाइन ऐसा हो रहा है कि दे वांट मोर, एंड वो गलत हो रहा है, आई थिंक सो, बिकॉज men are not speaking or they won't speak. उनको कुछ फर्क पड़ता नहीं है। They like it's not gonna change. Right. Whatever the situation is, it is gonna continue. So ये कहाँ पे रुकना चाहिए और ये कैसे रिलेशनशिप में लागू होना चाहिए, ये आप क्लियर कीजिए एक बार। एम्पावरमेंट जैसे हम कर रहे हैं, या विमेन एम्पावरमेंट की हम बात जब करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खास करके देखने की ज़रूरत है कि कहीं वो ओवर पावर तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मेन के साथ इक्वल राइट्स से जब हम लड़ रहे हैं या मे बी उनके साथ आने की कोशिश करते हैं, तभी कहीं हम ओवर पावर करके उनकी पावर को डिफ्यूज कर रहे हैं क्या, या उनको इन्फीरियर दिखा रहे हैं क्या? तो ये सब गलत होगा अगर मुझे, मतलब मेरे हिसाब से, राइट? अब दोनों सुपीरियर है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एक्सपर्टीज उनके पास है, राइट? तो सुपीरियर जैसे दोनों हैं, तो एक दूसरे के पास देखकर उनको इन्फीरियर करवाना, ये हमारी पावर नहीं हो सकती, या ये हमारी एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। बराबर है। सो व्हाई शुड विमेन फोकस सो मच ऑन मैन कि उनको हम इन्फीरियर कराएं या उनको ओवर पावर करें? मैं सम ऑफ द विमेन आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बहुत नहीं बोल रही हूँ। ज़्यादा से लोग
इतने लिटरेट है या उन्हें पता है ये क्या बोल रहे हैं वो, और वो किस तरह से डील करते हैं। लेकिन कुछ विमेन ऐसी हैं कि जो अपने एम्पावरमेंट में ओवर पावर करके उनको इन्फीरियर करवाती है, जो कमर्शियल लेवल और आई वुड से करियर में होता होगा, पॉलिटिक्स में होता होगा, लेकिन रिलेशनशिप में ये नहीं चलता, कतई नहीं चलता। क्योंकि रिलेशनशिप में जैसे हमारी फीलिंग्स और इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट आती है तो वहाँ ओवर पावरिंग नहीं होगी। तो एम्पावरिंग विमेन के बदले हमें एम्पावरिंग रिलेशनशिप पे फोकस करें तो वो ज़्यादा सही हो सकता है। मतलब फोकस चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए एक केस स्टडी बताना चाहूँगी मैं। श्योर इंटरेस्टेड। ऐसे है कि एक लड़की एक वुमन बोलिएगा, लड़की नहीं वुमन, क्यों तो उसकी एज हो गई है 41। अच्छा, ठीक है, एंड शी इज स्टिल सिंगल। और इस लड़की के बचपन से उसने क्या देखा है कि इसकी माँ इसे बहुत ज़्यादा सप्रेस करती थी या डोमिनेट करती थी। शी वॉज मोर अंडर द इन्फ्लुएंस, ठीक है, अपनी माँ के। कभी उसने उसे ना नहीं बोला। कॉलेज में भी इन बच्चों के साथ, इन लड़कों के साथ, इन लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप रखो, इनके साथ ना रहो। वो सुनती आई। जैसे वो सुनती आई वैसे उसके बाद उसने कॉलेज के बाद करियर स्टार्ट कर दिया। अच्छा। करियर में स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे भी मम्मी, उसकी माँ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी, पोकिंग द नोज बोलिए, तो वो करती थी। तो जहाँ उसने मतलब उसे आंसर्स देना स्टार्ट कर दिया मम्मी को कि आप इसमें ना पढ़िएगा, क्योंकि इतने साल तक वो सप्रेस थी। अथॉरिटी है सब्जेक्ट पर, तो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग थी, राइट, करियर ओरिएंटेड थी। तो उसने मम्मी को बोला आप अभी चुप रहिएगा, आप मुझे करियर में फोकस करना है, अब यहाँ मतलब इंटरफेयर करके मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। और उस पॉइंट से उसने मैस्कुलिनिटी लाना स्टार्ट कर दिया अननोइंगली। अब समझे मेरी बात? तो जैसे ही मैस्कुलिनिटी आ गई उसे बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोग्रेस दिखाई दिया, क्योंकि अथॉरिटी आ गई, लीडरशिप आ गई, डिसीजन मेकिंग आ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और वो सब चला वहाँ पर करियर में। ठीक है, तो इतनी अच्छी तरह से उसने वो अपना करियर 4-5 साल में सेट कर दिया। अब आई बात की शादी करनी है। इस बीच में उसका एक ब्रेकअप भी हो गया था। उसके बाद आई शादी की बात। तो शादी के लिए फिर मम्मी ने बोला यहाँ पे तो मेरी सुननी पड़ेगी, तो फिर भी उसने नहीं सुना। फिर उसने शादी कर ली, लव मैरिज हो गई उसकी। अब लव मैरिज हो गई और शादी और मतलब प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल दोनों फ़र्क है। आप अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और आप हस्बैंड वाइफ के रोल में आते हो, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। मतलब वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अलग तरह, ड्यूटीज़ अलग तरीके से आती है। और जो कि इस लड़की ने या वुमेन ने, ये औरत ने अपने मैस्कुलिनिटी पर काम नहीं किया था, तो वही मैस्कुलिनिटी कंटिन्यू होकर उसके रिलेशनशिप में इंटरनल ऑब्स्टिकल बनना स्टार्ट हो गई। अच्छा, क्योंकि मैस्कुलिनिटी अपने सो कॉल्ड मैन को अट्रैक्ट नहीं करेगी, राइट? इसका मतलब सबमिसिवनेस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सफर करो ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, राइट? लेकिन वो मैस्कुलिनिटी लाकर उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और फिर 1-1.5 साल में डिवोर्स ले लिया। ये अनइंटेंशनली हो रहा था? अनइंटेंशनली हो रहा था, लेकिन इंटेंशनली मैस्कुलिनिटी थी कि मुझे मेरी चीज़ें साबित करने के लिए या मुझे मेरी पावर्स मिलने के लिए, मुझे अथॉरिटी मिलने के लिए, जैसे मैंने मम्मी को चुप बिठाया है, यही बात चलेगी तो मेरे रिलेशनशिप में भी मुझे ही चार्ज लेना है और मैं इस तरह से चार्ज ले सकती हूँ। लेकिन ये यहाँ नहीं चला, आप समझे? तो मैस्कुलिनिटी यहाँ पर काम ही नहीं आई उसकी। मेरा कहने का मतलब है, जब आप एम्पावर्ड हो तो उस एम्पावरमेंट के चक्कर में आपको कभी मैस्कुलाइन होना है और कभी फेमिनाइन होना है, इसका चॉइस भी तो चाहिए। ये केस आपके पास आई थी, राइट? तो आपने इस पे क्या सोल्यूशन दिया था? ये केस आई है मुझे अभी 41 इयर्स में। यूएस की क्लाइंट है और जहाँ उसे मतलब शी इज कंफ्यूज्ड, क्योंकि 3 साल पहले उसका डिवोर्स हो चुका है, बराबर? अभी लाइफ में कोई नहीं है, इतने साल से ढूंढ रही है, कोई नहीं आ रहा है। सो समहाउ व्हेन शी अप्रोच मी अबाउट द सेशंस,
कहीं पर इस सेशंस ने, कोचिंग और मेंटरिंग सेशंस ने उसका जो बाज है या उसका जो पैटर्न है, इस पैटर्न को चेंज करना, इस पैटर्न को रिप्लेस करने के लिए उसे बहुत हेल्प की. फॉर एग्जांपल, थोड़ा बहुत मेलो डाउन होना, किस चीज़ में, कौन सी बातों में, कौन सी सिचुएशंस में फेमिनाइन एनर्जी को यूज करना है, हाउ टू बी अ पावरफुल फेमिनाइन, ये उसे बहुत पता चला. नाउ समहाउ शी हैज स्टार्टेड डेटिंग a person and she is good to go in exploring those moments. क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है ना. वो कुछ नहीं करती थी, सबको रिजेक्ट करती थी. It became subconscious. सबकॉन्शियसली, लेकिन वो नेगेटिव पैटर्न में चला गया था. अच्छा. It was बहुत नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई थी. हाँ, मतलब इतनी कि मैं मैस्कुलाइन हूँ, वो अच्छा काम कर रहा है, तो रिलेशनशिप में कर दिया, जिससे डिवोर्स हो गया उसका. और फिर बाद में उसे मम्मी को भी बता दिया कि आप भी बात नहीं करोगे. तो समहाउ ये जो सप्रेस्ड फीलिंग थी, उस फीलिंग से उसे फ्रीडम मिलना और खुद को जस्टिस देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था. तो the controlling factor kicked in कहीं पे तो. She has taken a feminine role in such a powerful way now. She has been, submissive enough. She has been powerful enough. She has been, taking the charge of her emotions. That is what is required. Wow, that is great. That is great. Moving on to next case study, if you have something to share. Because when it starts with case study, मैं just सुनना पसंद करता है. तो let's go to another case study if you have something like this. हम विमेन एम्पावरमेंट इतनी बार बोलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने डेली लाइफ में इस एम्पावरमेंट को लाना, इस केस स्टडी से आपको मतलब किस तरह से लाई, ये आपको पता चलेगा. यहाँ पर एक 1.5 महीना हो गया है शादी को. 1.5 महीना शादी को होने के बाद इस लड़की को ये पता चला कि कहीं ना कहीं अपना हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत डिसिप्लिन्ड, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, इस तरह का है. इट्स एन अरेंज मैरिज. तो पहले इन लोगों ने डेट भी नहीं किया था, मतलब कोर्टशिप जो होती है वहाँ भी ये लोग मिले नहीं थे, राइट. तो उसके लिए एक 3 महीने में 2 बार मिले होंगे, बाकी वीडियो कॉल्स थे, तो उसमें इतना अंदाज़ा नहीं आया. जैसे शादी हो गई, हनीमून फेज खत्म हो गई, तो रियलिटी समझ में आएगी. एक्चुअली हनीमून में ही इसे पता चला था, क्योंकि होटल में भी, उस रूम में भी जहाँ वो रहते थे, वहाँ सारी दादागिरी नहीं बोलेंगे, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ रखो, बेडशीट भी यहाँ से ऐसी नहीं होनी चाहिए. तो इतना सब कुछ उसे एकदम से वो एकदम कंफ्यूज हो गई. मैं वो एकदम से कंफ्यूज हो गई कि उसे लगा इतना बार का इसे क्यों ये बंदा ले रहा. तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिम और मे बी एड्रेसिंग और टॉकिंग विथ हिम, कम्युनिकेटिंग विथ हिम, वो ये जज कर बैठी कि ये तो मेरे खिलाफ है. मतलब क्योंकि मैं तो नॉर्मल बैकग्राउंड से आई हूँ, हमारे घर में है चीज़ें साफ सुथरी, लेकिन इतनी बारकाई और इतना परफेक्शन नहीं है. मतलब आई कांट एक्सेप्ट इट. ओके, शादी से मतलब हनीमून से घर आ गए. घर आने के बाद फिर झगड़े शुरू हो गए इस छोटी छोटी बातों से. फिर वो बहुत एम्बिशियस लड़का था, और जैसे कि उसको सारी चीज़ें एकदम से ट्रांसपेरेंटली बात करो और क्लियर करो. ये लड़की वैसी नहीं है, जानेंगे तो ये थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, क्विक जज भी करेगी और मुंहफट भी है थोड़ी बहुत. मतलब जब भी मुंह खोलेगी तभी बहुत ब्लंटली बात करेगी. और उसे IT में है वो, तो उसे ऐसे लगता है कि मतलब जेंट्स को या अपने हस्बैंड्स को मुट्ठी में रखो, ये मम्मी ने बताई हुई बात एकदम से सही है. अब ये बहुत पुराना ख्याल है, आजकल नहीं करता ऐसे, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं कंडीशनिंग उसकी ऐसे थी. और शी स्टार्टेड समहाउ फोर्सिंग, डोमिनेटिंग हिम, और उससे आर्ग्यूमेंट बढ़ते थे. ये इंट्रोवर्ट लड़की जो कि कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करने वाली, समहाउ वो साइलेंट जोन में चली गई. साइलेंट जोन से फिर वो थोड़ी थोड़ी आर्ग्यूमेंट करने लगी, क्योंकि उसे वो लगा कि कम्युनिकेशन करना है भाई. और इस कम्युनिकेशन से में उसने ओपन कम्युनिकेशन यूज़ किया, जो भी मुंह में आता है बोलो, सब बोलना स्टार्ट कर दिया, जिससे आर्ग्यूमेंट होता था, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव है, उसका हस्बैंड जो है वो. 3-4 महीने हो गए और वो अपने मैके चली गई शादी तोड़कर. मतलब उसने कहा मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, और वो चली गई, क्योंकि उसको झगड़ा, हाउ टू हैंडल द डिस्प्यूट्स, ये नहीं पता था. अब जैसे वो गई, फिर बाद में उस लड़के ने, उसके पेरेंट्स ने जो भी डिसीजन लिया होगा, इस लड़की को
बता दिया कि हमें ये शादी मतलब तोड़नी है. जस्ट लुक एट दिस केस. अरेंज मैरिज है, हनीमून में 2-4 बार कुछ फ्रिक्शंस हुए हैं, घर आए हैं तो 2-3 महीने में 5-6 बार 10 बार हुए होंगे झगड़े. उन झगड़ों से उसको रिजॉल्व करो, उसके बदले ये लोग डायरेक्टली सेपरेशन की बात कर रहे हैं, जो कि इस लड़की ने किया, और उसके बाद अभी ब्रेकिंग द रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जो कि वो लड़का और उसके पेरेंट्स ले रहे हैं कि नहीं जम रहा है आपका तो आप सेपरेट हो जाओ या डिवोर्स ले लो. व्हेन शी रीच्ड आउट, दैट टाइम शी रीच्ड आउट टू मी. अब ये जैसे मेरे से बात कर रही है तो मैंने उसे पूछा कि आपकी क्या राय है, तो बोली नहीं, फिर वो नहीं मान रहा है तो फिर मैं क्या करूं. मतलब उसके पेरेंट्स भी तो मना कर रहे हैं कि नहीं जम रहा है आपका तो यार शांति से रहो, लेकिन वो छोड़ दो करके. आई सेड देन वेयर इज योर इन्वेस्टमेंट. मेरा क्वेश्चन यही था, क्योंकि उसके थॉट्स इज नॉट योर रियलिटी, राइट. आपने भी तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट की होगी ना. इन्वॉल्वमेंट कुछ तो चाहिए. लास्ट 4 महीने में, 3.5-4 महीने में आपकी भी तो कुछ इन्वॉल्वमेंट है. वेडिंग की है इतनी तामझाम से, कुछ तो इन्वेस्टमेंट पैसे की भी है, कुछ तो इन्वेस्टमेंट इमोशंस की है. तो व्हाट अबाउट यू? देन शी स्टार्टेड क्राइंग. देन आई आस्क्ड हर वेयर इज द पावरफुल, उसका नाम लिया मैंने, और वो पावरफुल वर्जन कहाँ है आपका. तो बोली यही है कि मुझे मतलब मैं एक्सेप्ट करूँ, और क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ. आई सेड लेट अस स्टार्ट रिजॉल्विंग इट. हाउ अबाउट इट, राइट. Then we started the sessions and then I started understanding her upbringing, her relationship pattern, किस तरह से वो वो बहुत avoidant personality की थी. अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल जो होती है, उस अटैचमेंट स्टाइल की थी. चीज़ों को अवॉइड करो, उससे एड्रेस करना, डील करना, ये उसके बस की बात नहीं थी. भले वो आईटी में हो या कितना अच्छा सैलरी ले रही हो, कितनी अथॉरिटी उसके करियर में है. इट डजंट हैव एनी लाइक कनेक्शन विथ योर रिलेशनशिप बिल्डिंग थिंग्स. रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आगे तो हाथ उठाने का. मतलब सिंपल है ये बात कि ये कनेक्शन कहीं भी नहीं था. जैसे सेशन स्टार्ट हुए ना दिशांक, उसने अपने इमोशनल वीकनेस को, या जो भी वो इमोट ही नहीं होती थी, उस चीज़ों को काम करने स्टार्ट कर दिया. सीइंग इज बिलीविंग था उसका. जो भी देखो उसके ऊपर बिलीव करो. उसके परे देखना ये उसके दिमाग में ही नहीं था. और ये लड़का बहुत एक्सप्रेसिव है, घर पे माहौल एकदम खुल्लम, जैसे ट्रांसपेरेंटली सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे तो दिन कैसे गया सब बात करेंगे जो भी है. और ये लड़की उसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी, और उसने अपने आप ही अजम्पशंस कर लिए, ये ऐसा है. अब उस अजम्पशंस को क्रैक करके रियलिटी को फेस करना, इस पर ये सेशंस ने उसे बहुत हेल्प की. अराउंड आई वुड से 3 to 4 सेशंस, 3 to 4 वीक्स. इतने बड़े 27-28 साल के पैटर्न को ब्रेक करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी उसने भी एफर्ट्स डाले. अब जैसे उसे क्लैरिटी आई तो बियॉन्ड द सीन दिखने लगा कि यार ये जो परफेक्शन है, ये परफेक्शन कहीं ना कहीं उसे अच्छा लगता है. और दूसरी बात, घर का माहौल है तो उसका अंडर इन्फ्लुएंस वो लड़का पला बड़ा है. तो फिर थोड़ा सा मुझे कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा और फिर मैं उसे मॉडरेट लेवल पर ला सकती हूँ. जैसे उसे ये बात पता चली, शी स्टार्टेड गेनिंग हर कॉन्फिडेंस टू स्पीक, टू यूज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टू चूज द राइट वर्ड्स. वो मुफटनेस वो चला गया, क्योंकि मुफटनेस वो अवॉइडेंट में के लिए था कि मेरे से बात ना करो, मुझे नहीं पता है क्या है. तो इस तरह से आप ब्रेक कर रहे हो ना. समहाउ यू कैन स्टार्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो उसने ऐसे बोलना चालू किया कि यस यहाँ पर मेरी ये गलती है, भले वो 10% गलती होगी, लेकिन शी एक्सेप्टेड हर गलती, शी एक्सेप्टेड हर फॉल्ट, और वहीं पे ब्रेक थ्रू मिल गया. जैसे उसने उसकी अपोलॉजी मांगी और वो लड़का उसे अच्छा ठीक है हम मिलेंगे. फिर वो बाहर कॉफ़ी शॉप में मिले. फिर वहाँ उसने जैसे सेशन चल रहे थे ना, क्योंकि एक साइड पर तो वो हैंड होल्डिंग थी जिससे उसने कनेक्शन बिल्ड किया. कुछ तो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना किसी भी रिश्ते के लिए, और खास करके हस्बैंड वाइफ के या अपने मतलब रिलेशनशिप के, पर्सनल रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आपकी एम्पावरमेंट, आपकी पावर कहाँ पे यूज करनी है और कैसे यूज करनी है, इसका ज्ञान उसे मिला. एंड देन शी टुक द होल्ड ऑन दिस. दे आर about to enter parenting now within 6 months. अच्छा. I mean they have decided कि हमें parenting के लिए एटलीस्ट वहाँ तक तो आए. She went back, started staying together, took the hold of this.
एक साइड पे था हाथ उठाना, एक साइड पे Oh, it was about to, मतलब एक रिश्ता तो बच गया. Exactly. People just don't understand the importance of relationship. They think it is very funny or like easy going. इसीलिए कभी कभी डायरेक्ट तोड़ भी देते हैं विदाउट सोचे समझे. Moving on to a topic where I want to ask कि what makes a woman pre-decide everything in a relationship? Because कभी कभी लड़के लोग आते हैं तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के ही आते हैं. ऐसा क्यों होता है? And why it is कि men also don't speak up easily sometimes. They don't understand what is going on. Because what they do is they mirror a woman. Correct. They don't counter, they just mirror. They're like हाँ accept करके आगे move on कर देते हैं. And then they play the blame game on each other कि ये ऐसा है वो ऐसा है. So why it is this thing which is happening? मेन के लिए अगर हम बात करें तो basically nowadays the millennial men, they are becoming emotional, right, than the women. Somehow women have become more practical enough. They are career oriented, they are ambitious. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि men नहीं है, लेकिन emotional ज़्यादा लग रहे हैं men पहले के men के बदले में, पहले जनरेशन के जो भी मैन थे उनसे. और ये कोई गलत बात नहीं है, डेफिनेटली इट इज़ अ गुड थिंग. तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है क्या विमेन अपनी पावर सप्रेस करने के लिए या सुपीरियरिटी दिखाने के लिए मेन के ऊपर या ओवर पावर करने के लिए यूज़ कर रही है, जो मैंने अभी कहा पहले. तो यहाँ पर रिलेशनशिप में ये नहीं चलेगा. रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट ओवर पावरिंग, इट इज़ अबाउट being interdependent on each other. सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप रखो, खुद के पास रखो, ऑफकोर्स होना चाहिए, इतना ही ट्रांसपेरेंट भी ना रहो. लेकिन रिलेशनशिप में जब एंटर कर रहे हो तभी आपको सामने वाले के लाइक्स डिसलाइक्स, उसके इंटरेस्ट, उसके बात करने का तरीका, उसके अपब्रिंगिंग्स, उसके पेरेंट्स के मैरिज के जो भी इम्पैक्ट है वो उस लड़का या लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लड़की डिवोर्स पेरेंट्स से आई हो तो वो हमेशा प्यार को चाहेगी. शी वॉन्ट्स दैट लव, शी इज सीकिंग दैट लव. समथिंग दैट इज मिसिंग. अगर ये लड़का हेल्दी बैकग्राउंड से आया है, मतलब उसके पेरेंट्स का कोई इशू नहीं है, झगड़ा है लेकिन फिर भी मैनेज करते हैं, मतलब सो यहाँ सिंगल पेरेंटिंग है और यहाँ पे को पेरेंटिंग है, तो उसका भी प्रभाव इनके रिलेशनशिप बिल्डिंग में होगा. ओके, दैट इज राइट. क्योंकि ये हमेशा लवी डवी थिंग्स, रिस्टोरिंग द थिंग्स, इस चीज़ों की बात करेगा. और ये यहाँ पे एक तो शी विल बी सबमिसिव इनफ, शी विल सीक दैट, एंड वंस शी सीज कि ये नहीं मिल रहा है तो वो डायरेक्टली ब्रेक करेगी. क्योंकि दैट इज व्हाट हर शी इज ट्यून्ड इनटू, दैट इज हर पॉइंट ऑफ व्यू. तो रिश्ते में अगर आप इस तरह से सोच रहे हो तो अजम्पशंस के बदले कम्युनिकेट ओपनली इनिशियली, क्योंकि वही वर्क होगा. डायरेक्टली ओपनली आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो एक दूसरे को, और वहाँ लाइक्स डिसलाइक्स समझने के बाद आपको उसको रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे आप उसको एक्सेप्ट करोगे फिर वो रिस्पेक्ट करोगे उस चीज़ों को. नाइस. आई हैव सीन अभी जैसे आपने बोला डिवोर्स पेरेंट्स के जो बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं रिलेशनशिप में, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज़ पास्ड ऑन बाय द पेरेंट्स and they become a type of reflection towards their parents only. Sometimes they understand, but most of the times it is like they don't understand what is going on in their relationship. So जैसे आपने बोला एक submissiveness आ जाता है, men में भी आता है और females में भी आता है. yes. तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ के हम लोग आगे चले, इसको कैसे ठीक किया जाए और इसके लिए क्या क्या किया जाए. एंड डू यू हैव एनी केस स्टडीज अबाउट सच पीपल? then we can discuss about that. yes. तो जहाँ ये डिवोर्स पेरेंट्स की जो, अगर मैं केस स्टडी ऐसी बताऊँ कि जहाँ वो लड़की डिवोर्स पेरेंट्स से है, या एक और केस स्टडी है जो मैं बताऊंगी जो डिवोर्स पेरेंट्स के से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस लड़के के ऊपर हुआ था, क्योंकि पहले वाली केस स्टडी में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था जो मैं बता रही थी. लेकिन वी विल शिफ्ट टू दिस कि जहाँ पर हस्बैंड के पेरेंट्स डिवोर्स पेरेंट्स हैं और यहाँ पर सिंगल पेरेंटिंग में ये लड़का बहुत ज़्यादा अपनी माँ को मानता है. ठीक, माँ को मानना कोई गलत बात नहीं है. माँ को ओवर इम्पोर्टेंस देना ये कहीं पे इनिशियली नहीं होगा इम्पॉर्टेंट, मतलब
प्रॉब्लमेटिक, लेकिन वो जैसे शादी हो जाती है, जैसे रिलेशनशिप आ जाती है, वहाँ आपको इस रिश्ते को जस्टिस देने के लिए वहाँ पर किसी को रोकना पड़ेगा. इट्स नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, लेकिन बाउंड्री सेट करनी है और फिर यहाँ पे फोकस करना है, राइट, जो कि उसने नहीं किया था. अब ये लड़की जो कि बहुत अच्छे हेल्दी बैकग्राउंड से आई है, शादी हुई है और शादी भी हो गई उनकी, मतलब, और ये लोग 8 साल एक दूसरे के साथ थे, 8 साल, और उसके बाद उन्होंने शादी की. अभी 1-2 साल हुए हैं उनकी शादी को. अब ये केस स्टडी में ये लड़की कुछ भी चीज़ें हो बहुत लाइटली लेती है. चीज़ों को सॉल्व करना इसके लिए बहुत आसान है, बात करो और फिर सॉल्व कर दो, मतलब जो भी है एकदम से. इट्स नॉट मूव फट, इट्स अबाउट बीइंग ओपन, बीइंग ट्रांसपेरेंट इनफ, क्योंकि दिमाग में वो बैक ऑफ द माइंड कुछ भी नहीं है, क्लियर है एकदम, बिकॉज शी हैजंट सीन एनीबडी लाइक दैट, राइट, इन हर फैमिली ऑल्सो. और ये जो लड़का है जो डिवोर्स पेरेंट्स से आया है, सिंगल पेरेंटिंग में पला बड़ा है, इसे हर टाइम ट्रस्ट इश्यूज है, इसे इनसिक्योरिटी है, which comes from the parents itself. Exactly. और ये सारी, this has a direct impact on his relationship with her. और जैसे ये लड़की ने मुझे रीच आउट किया या मेरे पास ये आई, फिर पूछने के बाद हेल्दी अनहेल्दी पैटर्न समझ में आ गए, प्लस माइनसेस समझ में आ गए. कौन से, किसके? ये लड़की के. बिकॉज माई एक्सपर्टीज इज आई वर्क ओनली विद सिंगल्स. अच्छा. I do not work with couples. I work with couples only when couple is willingly ready. Underline this. Forcefulness नहीं, बिल्कुल. जरा भी नहीं, कतई ही नहीं, क्योंकि आप जितना इंसिस्ट करोगे ना निशांक, उतना वो पार्टनर आपका रेजिस्ट करेगा और वो वर्क नहीं होता है. दैट इज वाई काउंसलिंग एंड कपल काउंसलिंग स्पेशली इज फेलिंग ऑल ओवर द ग्लोब. एंड बीइंग अ कोच एंड अ मेंटर, मैं काउंसलिंग करती ही नहीं हूँ, ये तो सबको पता है. काउंसलिंग नहीं करती हूँ, थेरेपी भी नहीं देती हूँ, जहाँ पे डिपेंड रहो आप मेरे ऊपर. मेरा कहना है कि इससे सोल्यूशन निकालो, अपना नैया पार करो. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन लीना परांजपे ऑल्सो. सो यहाँ पर जैसे ये रीच आउट हुए, उससे पैटर्न समझ में आ गए. फिर मैंने उसे कनेक्शन बिल्डिंग के लिए कहा. जैसे उसने कनेक्शन उस बंदे से, मतलब अपने हस्बैंड से बनाना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल थोड़ा सेंस करना, थोड़ा सा इमोशनली सिक्योर्ड फीलिंग देना, क्योंकि मैन वांट ऑलवेज द अश्योरेंस एंड विमेन वांट द सिक्योरिटी इन अ रिलेशनशिप. और इसे अश्योरेंस के बहुत दंगे थे. दंगे मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे. इतना वो बिलीव ही नहीं करता था, मतलब कि कोई अपने लिए हो सकता है, कमिटमेंट चाहिए रिलेशनशिप से, मैरिज से, लेकिन वो कैसे खुद भी देनी है वो भी नहीं पता है. Because he was grown in that specific environment. Exactly. तो ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी. स्ट्रगल ही लाइफ है, ये कहीं पे कंडीशन नहीं थी. और मैरिज में भी, करियर में ही इज एट द टॉप लेवल, लेकिन रिलेशनशिप में अगर नहीं है तो रिप्लेस करो, या नहीं है तो ब्रेक करो. ये पैटर्न है. They treat it like a office only. Employee ठीक नहीं है, चेंज कर दो employee. नहीं, ऐसे नहीं. हम अभी हंस रहे हैं, लेकिन जो लोगों की जिंदगी ऐसी होती है ना दिशांक, मैं देखती हूँ इतना क्लोजली. ओ माय गॉड, मतलब वो सुकून मिलता है, राइट. बिजनेस विद ब्लेसिंग्स, दैट्स व्हाट आई से. तो यहाँ पर उसने कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया. उसे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि प्रैक्टिकली बात करेंगे, फिलोसॉफी की बात नहीं करेंगे. प्रैक्टिकली 3-4 हफ्तों में एटलीस्ट वो ये कनेक्शन, अश्योरेंस उसे दे पाई कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, आई एम हियर टू लिसन यू एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू इन योर गुड एंड बैड टाइम ऑल्सो. वो एक ट्रस्ट और फैक्टर, उससे ये ब्रेक थ्रू मिल गया. अच्छा. ब्रेक थ्रू पॉइंट इस तरह आता है. और फिर उसने जैसे अप्रोच किया कि एक मैं कोच हूँ जिनसे मैं जस्ट अभी बात की हूँ. सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं उनसे 3-4 हफ्तों से बात कर रही हूँ. आप ये सीक्रेट रख सकते हो, क्योंकि कीपिंग इट एज अ सीक्रेट राइट नाउ, यू वॉन्ट टू एंजॉय द रिजल्ट, राइट. आप 1 साल बाद सारी चीज़ें खुलकर बताओ, वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अभी के लिए वो एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है उसमें. तो उसने सो उसने ऐसे ही बताया कि एक कोच है जिनसे मेरी अभी मुलाकात हुई है, तो क्या हम उनकी राय ले सकते हैं क्या, या उन्हें रीच आउट करके मतलब पूछ सकते हैं क्या. दैट्स हाउ ही केम इनटू माय कॉन्टैक्ट. एंड ही, आई मीन obviously जैसे कंसल्टेशन हो गया, he got so connected, well connected with me, and he got that assurance from me as well कि I'm going to keep the things confidential and going to help him meet his next version. And he took the sessions, can you believe that? That is how hand holding दोनों तरफ simultaneously चली.
and that's relationship is restored. Faith was restored immediately. पैटर्न डिवोर्स का था, फिर भी उसे ये अश्योरेंस होना कि अपने रिलेशनशिप में अगर हम काम करें तो हम अपना पैटर्न खुद सेट कर सकते हैं. तो ये लड़की ने अपनी पावर, अपनी एम्पावरमेंट इस तरह से यूज की. आई रियली लव द इंस्पायरिंग कपल्स. आई मीन लाइक दोज हु रियली वर्क, put their efforts, and the credit goes to them. It's not to me or my coaching. I would rather say वो तो एक टूल है, टेक्निक है जो मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ और मैं सिखाती हूँ, लेकिन उसके ऊपर काम करना भी तो इम्पोर्टेंट है. That works. Nice. So coming back on the first topic where the work life was being involved somewhere in relationship. So most of the feminism part comes from work culture itself. तो आजकल तो आई एम नॉट सीइंग इंडिया इज बीइंग एज मच वायलेंट एज यूएसए और अदर वेस्टर्न कंट्री, बट somewhere down the line Gen Z and millennials are finding these things very amusing, so they are bringing the relationship part and the work part together. तो उसकी वजह से the relationship collapse very easily. Correct. So is there any case study which you found कि she is giving more priority to work and less priority to relationship, and then she's being in a delusional state ये सब उसको similar दिख रहा है, because that is what happens at the end, and they think कि like everything in life works like your work itself, and you should avoid the things as much as you avoid the work or the problems you avoid in your culture or their professional life. ऐसा कुछ है? एक केस स्टडी बताना चाहूँगी यहाँ पर, लेकिन ये केस स्टडी चली नहीं वो भी मैं बताना चाहूँगी. मतलब आई डोंट वांट टू गिव एनी इल्यूजनल थिंग कि फेक होप्स नहीं देने मुझे. यार आप काम नहीं करोगे तो आप फिर आप चाहे लीना बरांस पे को गलत बोलो कि आपको नहीं आती कोचिंग, आई एम ओके विद दैट, लेकिन वर्क तो करना पड़ेगा. जो भी मैं मतलब लाइन ऑफ एक्शन दूंगी, हैंड होल्डिंग दूंगी, उसे एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा आपको, राइट? एक केस स्टडी बता. दैट इज द रीजन व्हाई इफ इट डजंट वर्क्स इन रिलेशनशिप इट डजंट वर्क्स इन रियल लाइफ आल्सो, बिकॉज़ शी इज डूइंग द सेम थिंग एवरीवेयर. एग्जैक्टली. ये मतलब इसे पेटेंट है उसके पास, इतने लेवल तक शी हैज़ द क्रेडेंशियल्स, ठीक है, इस लड़की के. अच्छे पोस्ट पर है, अच्छी कंपनी में है, शी इज़ अर्निंग वेरी गुड, राइट? शादी हो गई, अरेंज मैरिज, और लड़के ने कुछ उनका हनीमून फेज के बाद कुछ बेडरूम में झगड़ा हो गया उनका. ये मैं केस स्टडी हमेशा बताती हूँ. और उसने उसे स्लैप मार दिया. लड़की ने लड़के को स्लैप मार दिया क्योंकि उसे गुस्सा आया. उसने उसे तमाचा मार दिया. क्यों बाप रे, क्यों मार दिया उसने? अभी लड़का भी तो मारता है. आई एम नॉट एट ऑल मेकिंग अ फन ऑफ दिस, बट शी कुडंट हैंडल हर एंगर एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड. और बहुत ज़्यादा बड़ा ना करें हम चीज़ को, कभी कभी हाथापाई हो जाती है, हर एक में होती है, राइट? वी नीड टू एक्सेप्ट इट कि होती है. और उसका हम लोग मार्केटिंग नहीं करेंगे प्लीज़ कि उसे पैनिक अटैक आया क्या, प्लीज़. हाँ, मतलब मैं सच में आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगी, हर एक चीज़ को और हर एक इमोशन को ना टैग करके उसका सेलिंग पॉइंट ना बनाओ यार. वी आर ह्यूमंस एंड वी हैव नॉर्मल इमोशंस फॉर दिस. बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट नहीं होना चाहिए हमेशा के लिए. तो उसने उसे तमाचा मार दिया, जो कि उसे तुरंत उसने सॉरी भी बोल दिया. अच्छा, ठीक है. अब वो लड़का, उसने भी मार दिया उसे. अरे बाप, ठीक है. दोनों की जो भी बात है हो गई, और सुबह तक वो रिजॉल्व भी हो गई. अच्छा, अपोलॉजी मांगी, जो भी है, और रिजॉल्व भी हो गई. लड़की के दिमाग में कुछ भी नहीं है. मतलब वो जैसे आपने कहा ना, करियर और रिलेशनशिप एक साथ, तो उसने अपनी जो भी मिस्टेक है वो अपोलॉजी मांगी, वो भूल भी गई, खत्म भी हो गई. अब इसके बाद की बात है, बाहर उसके डिप्रेशन वाले फादर इन लॉ ने ये बात सुनी थी रात को. उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम था. अच्छा. फादर इन लॉ को. अच्छा. उन्होंने ये बात बाहर से सुनी थी, जो भी हाथापाई हुई या जो भी बातें उनकी हुई होगी, शोर वगैरह हुआ होगा, जो भी कम्युनिकेशन भी हुआ होगा, सब सुना था उन्होंने. तो उन्होंने ऐसा अज्यूम किया कि ये लड़की अगर मेरे बेटे को हाथ उठा सकती है तो मेरे पूरे खानदान को ये डिस्टर्ब कर देगी, या हमारे लिए ये रिस्क है. उन्होंने DV फाइल कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस. बट व्हाई? क्योंकि उसने मारा था ना हमारे बेटे को. क्योंकि वो डिप्रेशन का पेशेंट है, ध्यान में रखो.
So he is trying to be safe at every step. एग्जैक्टली सो ये सब कर दिया. अब ये पॉइंट ऐसा है, ये लड़की का पॉइंट है. अब ये है एम्पावर्ड वुमेन. जैसे डिवी फाइल कर दिया इसके, मतलब उसने अपने टूल्स सारे निकाल दिए, शस्त्र अस्त्र जो भी है. मुझे ऐसे कैसे कोई कर सकता है. उसका अप्रोच ठीक था कि मेरे खिलाफ ऐसे सोचने की गलत बात है, मतलब ये ठीक है, लेकिन उसके लिए उसने किया क्या बताया है. मतलब शी वेंट इनटू दैट एम्पावर्ड स्टेट और द वर्जन ऑफ हर्स कि उसने वो चीज़ें एक्सेप्ट तो की नहीं, उनके ऊपर और आर्ग्यूमेंट्स और वो केस फाइल कर दी, वो जो भी है, लेकिन इससे रिश्ता तो टूट ही गया ना. सो आपकी एम्पावरमेंट यहाँ पे थी क्योंकि आपका ट्यूनिंग था हस्बैंड के साथ. इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने एक दूसरे को फॉरगिव किया था इस स्टेज में, जो कि इनिशियल स्टेज है आपकी लाइफ की. Involvement of a third person caused the problem. और यहाँ पर ये लड़की ने अपनी पावर ना कि समझने के लिए अपने हस्बैंड को, पर उसके अगेंस्ट यूज कर दी. But didn't she regret it after that? She regretted. What's the point of that? But करियर में जैसे हम कोई एक आध हमारे ऊपर ब्लेम आता है या जो भी हमारी, तो वहाँ हम बैक करते हैं. मतलब उस तरह से रिएक्ट करते हैं या कभी कभी ओवर रिएक्ट भी हो जाता है. सेम थिंग शी अप्लाइड हियर. व्हाट वाज रिक्वायर्ड इज टू रिस्पॉन्ड, एंड शी रीच्ड आउट टू मी एट अ वेरी लेट स्टेज, जब तक बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, क्योंकि उसने भी तो उसकी मैस्कुलिनिटी यूज़ की थी और उसकी पावर ओवर पावर के लिए यूज़ की थी. 3-4 महीने में कितना ऐसा बहुत कितनी बातें हुई होंगी, लेकिन वो सारी बातें, और शादी हुई थी कुछ 1.5 करोड़ की. What? मतलब आप 1.5 करोड़ लगाते हो. देखो, मैं कहीं किसी के इंटेंशन को नहीं बोल रही हूँ या जज नहीं कर रही हूँ. आप 1.5 नहीं 2 करोड़ लगा दो या 5 लाख लगा दो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर रिश्ते को रिस्टोर करना ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. उसमें अंडरस्टैंडिंग आएगा, फॉरगिवनेस आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा, कितने सारे इंग्रेडिएंट्स आएंगे. लेकिन यहाँ पर फिर आपकी बॉन्डिंग बनते बनते आप जज कर दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन यू रिएक्टेड, ओवर रिएक्टेड एंड यू जस्ट ब्रोक इट. अब यहाँ पे आप बोलोगे कि अरे लड़की ने फिर क्या करना चाहिए था. एटलीस्ट लड़की ने अपनी टीम बनाकर इन दोनों ने एज अ कपल सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, राइट. वो अप्रोच ही नहीं लिया उन लोगों ने. बिकॉज ही वॉज अ डिप्रेशन का पेशेंट, तो उनको हमने इतनी मतलब स्पेस देने की जरूरत ही नहीं थी. I understand. एंड शी एक्सेप्टेड कि मैंने अपोलॉजी मांगी, तो उसने भी तो अपोलॉजी मांगी मेरी, और सुबह तक हम लोग हंस के बाहर भी आ गए. मतलब जैसे हम लोग रूम से अच्छे से निकले, हमने वो मैटर सॉल्व कर दिया था. तो अगर सॉल्व कर दिया है आपने, राइट, तो फिर यू आर वर्किंग एज अ टीम. आई मीन यू आर ओके, गुड टू गो विथ ईच अदर. तो फिर वो बात आपको रिस्टोर करने के लिए यूज करनी थी, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट. अब इसने इतनी ओवर पावर यूज की उसकी, तो जाहिर है वो लड़का भी तो, क्योंकि उसे उतना दिमाग ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस के अंदर था. उसका से ही नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, जो पापा बोलते हैं वही सी ठीक है. क्योंकि डिप्रेशन के पापा को अगर आप हेड ऑफ द फैमिली या ऐसे बोलोगे, तो फिर आप वो समझदारी नहीं दिखा रहे हो ना. यू आर नॉट गिविंग जस्टिस टू योर रिलेशनशिप. Authority should be changed here. एग्जैक्टली. तो फिर ये रिश्ता नहीं रहा फिर. प्रॉब्लमेटिक, बहुत प्रॉब्लमेटिक. हाँ, मतलब रिस्टोर करने के लिए पावर यूज करो, ना कि तोड़ने के लिए. हाँ, एग्जैक्टली. फ्लरिश समथिंग विद योर पावर. एग्जैक्टली. और जहाँ तोड़ना है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सारी चीजें हैं कि जहाँ डिवोर्सेस नहीं लेने चाहिए, टेक द डिवोर्स डेफिनेटली, लेकिन वहाँ पर कोई टॉक्सिसिटी है, जहाँ मेंटल अब्यूज है, वर्बल अब्यूज है, वर्बल अटैक्स हो रहे हैं, कहाँ पर फिजिकल अब्यूज है, यू नीड टू डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि इसका रूट क्या है, और फिर आपको इससे रिलेशनशिप से निकलना है. आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग यू टू रिस्टोर, आई एम नॉट प्रमोटिंग मैरिज लाइक दैट, लेकिन जो छोटी छोटी पेटी इश्यूज है उसकी रूट लेवल तक तो जाओ. आप कॉन्सिक्वेंस को देखते हो और आप डिवोर्सेस ले रहे हो.
दिस कॉन्सिक्वेंशियल, राइट? बराबर है. एक कॉन्सिक्वेंस, एक बंदा या एक बंदी एक सिचुएशन में ऐसे बिहेव करती है, जाहिर नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो लड़की या लड़का और मेल फीमेल जो भी है वो दूसरे सिचुएशन में वैसे ही बिहेव करे, दूसरे लोगों के साथ भी वैसे ही बिहेव करे. ऐसा हम कब कितनी बार देखते हैं कि वो लड़का या मेरा हस्बैंड इसके साथ अच्छे से बात करता है लेकिन उसी चीज़ पे मेरे ऊपर बात नहीं करता, या वो वाइफ है वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात करती है लेकिन मेरी मम्मी के साथ बात ही नहीं करती. ऐसे ही कितने सारे हस्बैंड्स बोलते हैं. तो यहाँ पर कनेक्शन की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है. यूज योर पावर टू एम्पावर योर रिलेशनशिप. सिंपल. That's beautifully said. You have any more case studies? We can let's do that and then we can No, these are enough, I said, because yeah, there are definitely. We can definitely go ahead with the in the maybe next upcoming one. Right now, related to empowerment, I just want to say that women are wiser and men love strong-headed women than strong-mouthed. That's true. Because right now, even zillennials, the new term is zillennials. Last time I was thinking about it. So they are between millennials and Gen Yes, Z. So yes. They are zillennials. So these guys are also somewhere thinking about relationship में problems रहते हैं and they're being avoidant. I've seen they are avoiding relationships because they have a fear, because they see things on social media or television or news and they are like कि इससे अच्छा है कि single ही रहे. But what will you suggest such kind of people who are avoiding a relationship because of fear? Learn how to restore it. First of all, learn how to build a relationship. Because when rather relationship के पहले dating की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि there are more Indian millennials who have accepted dating very easily, right? लेकिन when you are accepting and you are following the Western culture, you are following it very blindly. अगर आप blindly इसको follow कर रहे हो तो उसके साथ जो भी उनके consequences है वो भी तो आप follow करोगे और वो भी तो उनके पीछे आने वाले हैं. और यहीं पे ये हम जो loneliness की बात कर रहे हैं ना कि हमें single है, इतने साल हो गए कोई नहीं मिला है, ब्रेकअप्स हो गए, उसी साइकिल में लूप में स्टकअप है, ये उसी चीज का नतीजा है. इफ यू आर फॉलोइंग एनी वेस्टर्न कल्चर, उसके साथ आप उसके परिणाम भी तो कॉपी करते हो. मेरा कहना है बीइंग एन इंडियन, एटलीस्ट यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस इन यू कि इफ आई एम फॉलोइंग दिस डेटिंग फेज, एटलीस्ट मैं इस ब्लाइंड डेट को स्मार्ट डेट में शिफ्ट कर दूं, स्मार्टली मैं डेट करना स्टार्ट कर दूं. इसका मतलब है कि मैं स्मार्टली कॉन्शियसली अपने इमोशंस को डेटिंग में ना लाऊं. इनिशियली डेटिंग इज नॉट अ रिलेशनशिप, मैं इसके पहले भी बोल चुकी हूँ. सो डेटिंग इज जस्ट डेटिंग, स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. यस, इसमें फिजिकल हो सकता है विच इज ऑब्वियस एंड विच इज ओके. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, दुनिया बोलती है, आप भी बोलो, लेकिन दिस इज अ फिजिकल अट्रैक्शन इन ह्यूमन बींग्स. इट इज़ नेचुरल, नॉर्मल. लेकिन उसको कितनी बार करना है, कितने लोगों के साथ करना है, कितनी टाइमलाइन डेटिंग के लिए फ्रेम करनी है, ये आपका डिसीजन है. इसी को मैं स्मार्ट डेटिंग बोलती हूँ. So are there categories, like are there time periods in smart dating? What kind of, मतलब my question is कि what should be a specific terminology understanding smart dating? Okay. स्मार्ट डेटिंग अगर आप कर रहे हो तो मिनिमम यू कैन कीप 2 to 3 months, क्योंकि डेट कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ, मूवी पर जाते हो, कॉफ़ी पे जाते हो, लंच, डिनर, और इवन यू आर गोइंग गेटिंग फिजिकली इंटीमेट ऑल्सो. लेकिन उस चीज़ को एक दूसरे को जानने के लिए वीडियो कॉल्स पे भी आप बात करोगे, इन पर्सन आप मिलोगे एक दूसरे को, तो उसे 2 से 3 महीने काफ़ी ठीक है एज अ नॉर्मल पर्सन टू अंडरस्टैंड अ नॉर्मल पर्सन एट अ बेसिक सरफेस लेवल पर, कि उसके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, राइट, उसकी इंटरेस्ट क्या है, इंटेलिजेंट कैसा कितना है वो. हाउ मच शुड बी द क्लियरिटी फैक्टर ओवर हियर? क्लियरिटी फैक्टर एज इन कितना % आप खुद के बारे में बता सकते हो और कितना % आपको सीक्रेट रखना चाहिए, या फिर सीक्रेट कुछ रखना ही नहीं चाहिए? इन द
डेटिंग फेज हाँ। आपको सीक्रेट रखना है आपके फाइनेंसेस के बारे में. अच्छा. आपको नहीं बोलना है. एक जनरल लेवल पे जो भी स्पेंडिंग कैपेसिटी है या जो भी है एक्सपेंडिचर, दैट इज ओके, बट यू डोंट हैव टू रिवील एनीथिंग. प्लस यू डोंट हैव टू रिवील योर फैमिली हिस्ट्री. यू शुड नॉट, बिकॉज दिस इज जस्ट अ डेटिंग. यहाँ पे वो बंदी या बंदा अपना नहीं है, वो सबका है. अभी एट अ टाइम 5 लोगों को वो डेट करती होगी, आपको थोड़ी पता है. आपको लगता है कि ये डेट मतलब ये लड़की है, बस यही लड़की मुझे चाहिए जो दिखने में ठीक हो, अच्छी हो, करियर ओरिएंटेड हो, बट शी माइट बी डेटिंग समबडी एल्स, राइट? सो बी वाइज अबाउट इट. अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो. नाइस. और बातों में मतलब ये 2 से 3 की ये जो सेट लिमिट है अपनी बाउंड्री है, मतलब इस टाइम लाइन में एटलीस्ट सोचो कि ये सरफेस लेवल पर ठीक ठाक है, मैच हो रहा है, बातें मैच होती हैं, वैल्यूज मैच हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स मैच हो रहे हैं. दैट इज इट. ओके. यूज ओपन कम्युनिकेशन. जितना ओपनली बात करोगे, ऐसे कैसे लगेगा उससे, ऐसे कैसे लगेगा अगर मैं ऐसे बात करूँ उस लड़की के साथ, ये सारी सोच आपको नहीं करनी है डेटिंग में. बी ब्लंट, बी ओपन, क्योंकि जो है आपको समझने के लिए वो नेक्स्ट स्टेप आगे जाएगा आपके साथ. एंड टॉकिंग अबाउट मेन, हाउ शुड मेन लुक इनटू इट? मतलब बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, आदमी का दिमाग छोटा रहता है तो उनको औरत समझने के लिए टाइम लगता है. So what perspective should they have, or what perception should they have while dating, and what factors should they look at? Because they need clarity in more sense than a woman. This woman can understand everything because she's a natural element over there. Understanding a female from a male perspective, क्या चीज़ें important रहती है? You need to understand कि वो फीमेल गोल्ड डिगर तो नहीं है. अच्छा. दूसरी बात, क्या वो नार्सिसिस्ट हैं? अब इतनी सारी हेवी टर्म्स आपको डिफिकल्ट हो जाएंगे. सिंपल बातें बताऊं कि जैसे जिस फ्लो में हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या वो अवॉइड कर रही है मुझे, ओवर पावर कर रही है, कट कर रही है डिस्कशंस को? क्या वो मतलब मेरे फ़ोन के रिस्पॉन्स को या मे बी व्हाट्सएप के रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स कर रही है या रिएक्ट कर रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है? समहाउ शी ब्रिंगिंग इनिशियली शी हैज़ shown her availability और उसके बाद उसने excuses देना स्टार्ट कर दिया है. So that shows that she is avoiding you somewhere. और मे भी कभी कभी ऐसे होता है कि नहीं मैं रात को एकदम से मैसेज आएगा जो आपने दोपहर को कहीं किया होगा, और आप फिर उसका मैसेज आएगा कि नहीं बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल था मेरा, ऑफिस में मैं बिजी थी, ये वो, और आपको वहाँ उसका फेसबुक पर या उसके इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज़ दिखते हैं जहाँ पर वो पार्टी में गई थी या कुछ भी. अच्छा. Need to understand that she has a right to date different people in this period. तो आप possessive ना होना है. Unless and until the dating period turns into a relationship, you shouldn't be possessive, right? Possessive वैसे भी नहीं होना है. लेकिन ओवर पॉसेसिव की बात है ना. Possessiveness is also a consequence of love and care. Is it healthy? It is to some extent. I won't say that it is healthy. बहुत कम रेशियो. क्योंकि पॉसेसिवनेस मतलब आप स्पेस खाते हो ना उनकी सामने वाले की, राइट? दैट इज नॉट हेल्दी. एनीवेज, सो ये डेट करते वक्त आप ये सोचो कि वो डिफरेंट डेट्स को जा रही है मतलब, और उसमें इनसिक्योर होके, अजम्पशंस करके, क्विक जजमेंट करके फिर उसको कुछ तो बोलना, दैट विल शो दैट इज नॉट योर मैनलीहुड. बिकॉज इफ यू आर सेइंग कि, बिकॉज ये क्वेश्चन रहेगा मेंस में, if you're saying being intimate with in a dating phase is okay, being intimate in a dating phase is okay, and if she's dating, like, consider 3 men and she's physical with all the 3 men, so is it okay or not? Who am I to judge this? I should not. It's your body. You need to understand it. Bodies have memories. Bodies give you the repercussions. So you need to understand. अगर आप 1 man woman हो तो आप उस चीज़ में जाओ मत ज़्यादा. अगर आप 1 woman man हो तो उस चीज़ को ना करो. Being close with each other is okay, I'm not talking about the touch. You can, but getting intimate fully and consistently with different people, that is, how is it going to be healthy for you? Because what happens in today's generation is dating has been easy due to dating apps,
and they don't know to set boundaries in any way possible. I have seen females and males both do things and then they start blaming each other for things which were not meant to happen. गलती से कुछ हो जाना या फिर maybe a consequence or maybe some kind of, because DNA exchange happens and then the problems happen over there. They take the trauma, they give the trauma, then they show what signs of and signatures they have been consuming from the other partners. तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है. They say something, then they avoid something else. Yes. So that is the main reason why I'm asking कि ये कहाँ पे you should set a perfect boundary. What should be the conversation between the male and female in generic sense? What should be the clarity between both of them? Yeah. So in the dating phase, if you are clear about your values, principles, about what you want in the relationship, your asks, right? And you are open enough to, share your plus and minuses also with each other. And still you feel the person is understanding you. अच्छा. Still you feel each other कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, मतलब कि क्या चल रहा है करके, और एक दूसरे को हम सपोर्ट कर रहे हैं, somehow कभी कहीं कुछ मिस्टेक भी हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, मतलब हम एक दूसरे को जज नहीं कर रहे हैं हम एक दूसरे को, तो दैट मीन्स हम मे बी 2 महीने के अंदर वी कैन जस्ट एंटर इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप. तो फिर डेट करने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इफ यू फील कि हम बैलेंस कर रहे हैं और हम एक दूसरे को सपोर्टिव है, एंड वी बोथ नॉट ओनली लाइक ईच अदर, लव ईच अदर, बट ऑल्सो केयर फॉर ईच अदर, राइट? और उस केयर को हम परसेंटेज में, रेशो में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर वी आर गुड टू गो विथ, वी नो ईच अदर, सो देन लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन डेटिंग. डेटिंग इज जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द एक्सप्लोरिंग पार्ट. समझा. ठीक है, तो उससे फिर एंटर करो सीरियस रिलेशनशिप में. Nice. Clear. Everything is clear for me. Moving on to a point where I think so. The best dating advice is that a person in the younger ages of life, because they are not cleared, they don't know how to approach a dating life or dating scenario. So what should be their mindset as a early bird, you can say, because they just enter and they have unexpected expectations which are over the roof, ceiling फाट रहते हैं. So what should be the minimum things that they should consider and they should talk about? Go step by step. Think about that physically, even though you want to, get involved in the person. Second is emotional involvement is too risky and too early in this stage, right? And then very importantly, you don't have to start overleaning or somehow become over love. You use your over love there. सामने वाला बंदा या बंदी जो भी होगा वो सफोकेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी हिस्ट्री आपको पता भी नहीं है अभी तक. Exactly. ये आपकी इनसिक्योरिटी है या आपका सीकिंग ऑफ लव, मैं बोलूँ कि जो ज़्यादा प्यार आपको चाहिए, इसके लिए आप उसे एकदम से बिलीव करते हो उन चीज़ों को, यू फॉल फॉर इट लाइक, और फिर भरोसा रखते हो, और जो सामने वाले को झेलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है. Exactly. Nice. सो अच्छा बंदा या अच्छी बंदी आने के बावजूद भी आप उसे भगा दोगे. That's true. सो प्लीज़ टेक केयर, वन स्टेप एट ए टाइम. इनिशियल टॉक होगा आपका, कम्युनिकेशन होगा. अगर डेटिंग ऐप से भी आप कनेक्ट हुए हो, मे बी जस्ट टर्न दिस इनटू स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट फेजेस. फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे ही ना कनेक्ट रहो, मैसेजेस पर ना कनेक्ट रहो, ऑडियो कॉल्स पर जाओ, बाद में वीडियो कॉल्स पर जाओ, बाद में इन पर्सन में जाओ. स्टार्ट डूइंग दैट. और वहाँ पर अगर वो रिजेक्ट कर रहा है या अवॉइड कर रहा है या कर रही है, इट्स नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू. Nice. बट बी क्लियर अबाउट इट. Communication clear. आप क्लैरिटी वहां से क्या लोगे? आप खुद क्लियर हो जाओ पहले कि मुझे क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में और क्या नहीं चाहिए. अगर पता नहीं है तो प्लीज रीच आउट टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद द क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए. Clarity calls का link is in the description, so you can have, and it is free Yeah, of course. the 15 minutes Clarity calls free है, link description में आप देख सकते हो. And moving on to the last and foremost question, I've seen, because I had people over here who have been divorced, right? And they want to get back into relationships, but they fear. तो वो fear का factor
कैसे अवॉइड किया जा सकता है, एंड what should be the steps to re-enter a relationship from a divorce perspective, especially for females. And as we are talking about feminism, they should bring the authoritative position because they lose everything. I've seen some females, they just like are devastated on a level कि मतलब ऐसे बर्बाद हो चुके रहते हैं दिमाग में कि उन्हें पता भी नहीं कैसे बात किया जाता है और क्या बात किया जाता है और कैसे अप्रोच किया जाए, because they see all men as same and they say कि सारे आदमी एक जैसे होते हैं. तो they give this example. So what should be the general approach and the steps to take forward a relationship? Okay, a very good question, I would say. Men are, जैसे हम बोलेंगे मतलब कि सारे लोग या सारे मेन सेम है, इक्वल है, उस तरह से है, एक ही पैटर्न वाले होते हैं. तो आई वुड रादर से कि ऐसा नहीं है. अच्छे लोग भी हैं, अच्छे मेन भी हैं और हमें भी मिलेंगे. इवेंचुअली ऐसे होता है, अगर डिवोर्स का टैग आपको लग चुका है या डिवोर्स हो चुका है आपका, तो कहीं हमें जो अट्रैक्ट नहीं करना है, जिस पर्सन को अट्रैक्ट नहीं करना है, उसी को हम अट्रैक्ट करके छोड़ देते हैं. जो नहीं चाहिए वही अट्रैक्ट करते हैं. तो वहाँ सामने वाले की मिस्टेक नहीं है ना, ये तो हमारी मिस्टेक होगी. तो यहाँ मिस्टेक ये है कि आप हील ही नहीं हुए हो. आप उस डिवोर्स में से आपके इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पाए हो क्योंकि आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी, या मे बी कंफ्यूज थे आप कि कहाँ पे मैंने क्या, मेरी गलती क्या हुई कि मुझे डिवोर्स हो गया मेरा. ऐसे भी बहुत मतलब औरतें हैं कि मेरी गलती क्या हुई है इसमें, मैं तो सीधी थी, मैं तो ट्रांसपेरेंट थी, मैं तो सब कुछ बताती थी, जैसे भी हो गया, मेरे मन में कुछ नहीं था, मैं पूरा करियर फोकस भी थी, मैं घर का भी संभालती थी, एवरीथिंग आई वाज गोइंग. तो व्हाट हैपेंड देन? सो समहाउ मेरा कहना ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपकी गलती है, ये तो 100% आपको मानना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपकी गलती नहीं है और उसके रिपरकशंस आपको मिले. आई एम सॉरी, ये बहुत यूनिक लेवल पे ऐसा होता होगा कि मेरी कुछ भी गलती नहीं है, एंड आई विल हेल्प यू इन द क्लैरिटी कॉल कि आपकी गलती क्या है. 100%. सो 90% अगर सामने वाले की गलती हो, 10% तो आपकी गलती है और उससे डिवोर्स हुआ है, ठीक है. 90% अपने हस्बैंड की गलती, इसके लिए आपका डिवोर्स हो गया. ये मैं खास डिवोर्सीज के लिए बता रही हूँ, मतलब डिवोर्सी विमेन के लिए. तो 10% तो अपनी गलती है. तो उस गलती को हम क्लैरिटी कॉल्स में अगर इंटेंशनली हम निकालते हैं कि बाबा ये गलती है, तो उस पर फिर कंसल्टेशन में ये काम होता है कि जहाँ आपके माइनसेस हो उस पर काम करना है. कॉल टू एक्शन मिलेगा जिससे आप ओवर थिंकिंग बंद करोगे और आपको जो करना है या क्या करना है पहली बात तो, और उसे किस तरह से करना है, इसके लिए आपको क्लैरिटी मिलेगी. कंफ्यूजन निकल जाता है दिशांक. अगर कंफ्यूजन निकलेगा तो आपकी पूरी एनर्जी फोकस हो जाएगी. एग्जैक्टली. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप खुद को हील किए बिना यू कीप ऑन सर्चिंग द पार्टनर्स. इवेंचुअली आप वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा. फिर होता है यार ब्रेकअप होता है, या मेरी शादी नहीं तय हो रही है, या मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ. Because I've seen people do this कि हील किए बिना आगे बढ़ जाते हैं. हाँ, और हील करने के लिए वहाँ टूल्स है, टेक्निक्स है, संभालने की चीज़ें हैं खुद को, जिससे आप संभाल पाओगे. आपका नज़रिया बदलेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलेगी, आपके जेस्चर्स बदलेंगे, आपकी कम्युनिकेशन बदलेगी. क्योंकि जब तक आप उस लेवल से नेक्स्ट लेवल तक नहीं आओगे, आपको वो आसमान नहीं दिखेगा, आपको वो अच्छा मतलब जो भी राइट है आपके लिए वो अट्रैक्ट नहीं करोगे आप, क्योंकि ही इज़ एट द अपर लेवल, राइट. आप कहीं पे डाउन हो चुके हो इस हादसे से, इंसिडेंट से. फिर उसमें विडोज भी तो आती है मतलब, लेकिन उससे आपको उठना तो पडेगा और हात तो पकडना पडेगा किसी का, राईट. हां, म्हणजे मी हे डिवोर्सेस आणि विडोज दोन्हींकरता म्हणतीये. म्हणजे ओके, दोनों. हाँ, दोनों की तरह. सॉरी, मैंने मराठी में स्टार्ट कर दिया. आई एम सो सॉरी. इट्स फाइन. कितनी इजीली बोलते हैं, वो फ्लो में चले जाते हैं हम लोग. चलो ठीक है, सॉरी. सो ये मैं डिवोर्सेस के लिए भी बात करी हूँ और विडोज़ के लिए भी बात करी हूँ कि उनको अगर कॉपी पेस्ट करके गूगल से वो सेल्फ कनेक्शन कैसे करना है या क्लैरिटी चाहिए, तो देन आई एम नॉट अ राइट पर्सन. आई एम सॉरी. अगर आपको सच में खुद की गलती जाननी है और फिर जानने के बाद रूट इशू जानना है क्या होगा और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, देन प्लीज गो अहेड विद दिस. You need to invest your emotions, your time and your money here.
सो दैट यू विल गेट द क्लैरिटी अबाउट इट, और उस तरह फिर बाकी ओवर थिंकिंग सब कुछ ये बाजू में रख के कन्फ्यूजन क्लियर होगा और क्लैरिटी मिलेगी, क्या करना है वो चीज़ें आप करोगे, ना कि जो नहीं करनी है। और फिर जैसे मैंने कहा, एलिवेट करके आपको जैसे अट्रैक्ट करना है वैसे बंदा आपको मिल सकता है, इवन रीमैरिज के लिए डेफिनेटली। मतलब और इसमें मैं बताना चाहूँगी कोचेस, क्योंकि ऑथेंटिसिटी, जेन्युइनिटी ये आपको जाननी है। आप इस तरह से नहीं बोल सकते कि भाई वो मार्केट में है इसके लिए वो ग्रेट कोचेस है, दैट डजंट मेक देम द एक्सपर्ट। आप खुद को क्लैरिटी नहीं अगर आ रही है तो एक्सपर्ट से सलाह लेना, एक्सपर्ट से हेल्प लेना एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास वो तजुर्बा है, नॉट ओनली उनके लाइफ का लेकिन उनके साथ केस स्टडीज का है, उन्होंने खुद क्या काम किया है उसके ऊपर। सो यू एक्सपीरियंस इट अबाउट इट। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग लीना परांजपे इज द ग्रेट कोच, वो नहीं होगी, लेकिन वो आपको एक्सपीरियंस करना है कि कौन सा कोच मेरे लिए ग्रेट है, मेरे लिए कनेक्ट करता है। Everyone's medicine is different. हाँ, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। बस उसके मतलब ये ना करो। और अभी आप कुछ बोल रहे थे कुछ कोचिंग इंडस्ट्री के लिए, समथिंग यू वर टेलिंग, और मैंने बीच में I was saying कि like because there are people who claim themselves as a Tinder coach or Bumble coach or online dating coach, something like that, and then they do is कि they tell their clients to directly approach people from streets and then they go to date and everything. कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, फेक कॉन्फिडेंस रहता है, बिकॉज ये एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट है कहीं जाके। तो they don't understand what they are doing and they are just doing it because they have fame. तो ये कहाँ तक गलत है और कहाँ तक सही है, प्लीज keep can you shed a light on that? Yes, definitely. जैसे आपने बताया था 10% 90% हो सकता है मतलब कोचेस का, सो लेट मी करेक्ट दिस, ये 10% भी नहीं है दिशांक, ये 1% है। 1% of global coaches are authentic, genuine enough, they are expert, and they do have the intention of really helping, supporting and making the client or their coaches strong enough. Okay, 99% of the coaches, it's a bubble. It's a coaching bubble in the industry. मिथ बना दिया। जैसे मैं कनाडा की बात करूं, जहां मैं रिसर्च के लिए गई थी 2022 में, वहां मैंने देखा था एक मार्केटिंग वाली बंदी जो कि अरेंज करती है इवेंट्स को, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 23 में उसके साथ में देखूं तो शी हैज बिकम अ डेटिंग कोच। आई मीन व्हाट हैज मेड यू दिस अथॉरिटी? हाउ डिड यू बिकम दैट? What मतलब just because she is doing marketing, that's what she is doing? Exactly. Oh my God, मैं इन्फ्लुएंस उसको कितने देखती हूँ, वो लव कोचेस बन जाते हैं। आर यू कॉलिंग योरसेल्फ अ कोच एंड डू यू नॉट रिग्रेट ऑन दिस कि आप ये फेक स्यूडोइज्म है ना ये तो ये मतलब जैसे आपने बताया कि फेम के चक्कर में हम क्या सही क्या गलत करें ये भी पता नहीं है इन लोगों को। And this is called, and my point is कि they charge on this, they charge heavy and that's worst because that is what is happening. अभी मैं देखा गया, and if बड़प्पा नहीं कर रहा, इफ मेरे पास कोई एडवाइस के लिए आते हैं, जितना मेरे से पॉसिबल है मैं फ्री में बात करता है, एंड यू ऑल्सो नो कि आई डोंट चार्ज इवन फॉर अ सिंगल पॉडकास्ट। आई डोंट लाइक दैट बिकॉज अगर पॉसिबल है, फ्री में कुछ हो रहा है तो उसके लिए पैसे क्यों लेने गए, ऐसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फ्री की बात ये है ना, वी आर कॉन्शियस सिटीजन्स कि जहाँ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये जो 15 मिनट्स का क्लैरिटी कॉल की जो हम बात कर रहे हैं अभी, वो मैं फ्री ही दे रही हूँ ना। आई हैव इन्वेस्टेड माई 8,000+ आवर्स, मुफ्त में ऐसे ही नहीं दिया है ना, बिकॉज आई नो कि उनको लिसनर चाहिए और उस लिसनिंग के लिए मुझे इनिशियली पैसे अभी नहीं लेने, बिकॉज दे फॉर देम आई एम ड्यू। मेरे लिए बहुत लोग हैं लेकिन उनके लिए मैं एक अभी हूँ क्योंकि उस ट्रस्ट से वो लोग आए हैं और इतना कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी में मेंटेन करती हूँ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हु इज अ वाइजर पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन, जिनके पास आप अप्रोच कर रहे हो, उनकी जेन्युइनिटी क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, क्या आपको रीच हो रहा है, आपको अंदर कहीं पर आपकी आवाज बताती है ही इज द पर्सन और शी इज द पर्सन, प्लीज गो फॉर दैट। लेकिन जस्ट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज थिंग्स। आस्क देम आपके पास कोचिंग अथॉरिटी क्या है, सिंपल पूछो आप। इफ यू विल रीच आउट टू मी, यू आस्क मी, आई हैव द अथॉरिटी, आई कैन शो इट टू यू, I can show the certificate to you as I have become the international coach. So you ask them,
If they don't have this, NLP is not a coach. NLP is one. These are all the different type of dimensions. जो NLP, tools, I think so. NLP is something. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ये एक प्रोग्रामिंग है, Programming ये है. एक टूल्स टेक्निक्स है ये. उससे आप कोचेस नहीं नहीं बनोगे. बनते, exactly. कोचिंग मेंटरिंग इज कंप्लीटली a different ball game. Yes. So please understand that. Sense yourself कि आप क्या कर रहे हो. मतलब ये गलत लगता है, पता है दिशांक, हमारे जैसे जो इतनी मेहनत करके, मतलब आई डू चार्ज हेवी, लेट मी टेल यू, आई एम एक्सपेंसिव, लेकिन ये एक्सपेंसिव मैंने गेन किया ना. मैं ऐसे ही नहीं चार्ज कर रही हूँ जस्ट फॉर मनी मेकिंग. आई हैव गेन द अथॉरिटी ऑन दैट. उसके लिए मैं बाय हिटिंग माय ओन पॉकेट आई वेंट टू कनाडा जस्ट फॉर द रिसर्च. सो ये चीजें हम कंट्रीब्यूट भी तो कर रहे हैं. उसके साथ एक्सपीरियंस भी आता है, जो एक्सपीरियंस आता है हमको. एंड पीपल आर देयर टू टेल कि दे हैव इम्प्रूव्ड. सो it's not like 100%, but at least 90% of people who have came to you, they are happy, and those smile matters. Blessings, business with blessings, that's what I'm telling you. Yes. Simple. Yes. So I think so that is it for today. And we did a great 1 hour podcast and I really loved it, because this podcast आज I think so ये डालने वाले हैं, परसों ये डालेगा. This is short on 6th of March and I'll be putting it on what is tomorrow? Thursday. I'll put it tomorrow, 7th of March. So ठीक है. Thank you for coming. I hope you like the podcast and you also guys like the podcast. And if you have any problem, please approach ma'am. Ma'am is there to talk to you. Clearance call का तुम लोग का link है नीचे. Please जाके बात करो. 15 minutes are for free. And there is a event which ma'am is going to talk about. Oh yes. How did I miss that? Me dating आणि लग्न. It's in Marathi definitely, but it is including inclusive of Hindi and Marathi songs. अब ये point क्या है? So me dating लग्न is one concept जो मेरे दिमाग में आई कि dating के लिए, जैसे मैंने कहा blind dating to smart dating, ये awareness लाना बहुत important है अपने यंगस्टर्स में, राइट, मिलेनियल्स में. तो उसके लिए एक एज अ कंट्रीब्यूशन करके मैंने ये लॉन्च किया है जनवरी से. जनवरी में एक शो हुआ, फेब में 2 शो हुए मुंबई में, अब 4th and 5th शो पुणे में होने जा रहा है, और वो है द बॉक्स में. इट्स लिंक भी हम शेयर करेंगे वहाँ. और ये मी डेटिंग लग्न इज अ म्यूजिकल डेटिंग जर्नी, वेयर एज द डेटिंग का उसके लिए क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए अवेयरनेस होगा, फन मोमेंट्स होंगे. आई विल बी शेयरिंग फ्यू केस स्टडीज ऑल्सो रियल लाइफ, और उसके साथ बॉलीवुड म्यूजिक है. सो दे आर गोइंग टू जस्ट एंजॉय दिस विद अ फन, It is something which is different. Yes, definitely. So I just I wish, I mean, like, those who are listening me right now, those who are specifically in Pune, do come, do reach out and just enjoy that and experience 400 rupees, it. right? Yeah, the ticket is 400. 400 rupees, guys, just 400 rupees. Yeah. This is not expensive. and one more thing, if you guys want a live podcast, just tell us. We might plan a live podcast also, or we might do a live Event or something like that, or a workshop. problem solving workshop. Yes, where then and there. you can bring your problems to us, and then we can discuss and solve it over there. Ma'am is there to share her expertise and I'm there to host the event. So if you want this to happen, meetup बोल सकते हैं. Correct. Proper meetup बोल सकते हैं. And इसका भी प्राइस हम लोग लेस ही रखेंगे, तो 400 rupees के आसपास ही रखेंगे. So we'll discuss that. If you want, please comment down below, and then we can discuss and talk about it. Once we talk about it, and I think so, if there are 100 people agreeing on that, then we can be like, chalo, let's do it. Please make sure that you comment and tell us. If you want to tell us personally also, DM करो. मैम को बोला किससे के साथ इवेंट, या फिर मेरे को बोला मैम के साथ इवेंट. So that is how it will work. But thank you for watching, and I hope that you like the podcast today. जैसे भी था, it was very beautiful, and it was really problem solving, and especially for the generation which is coming, Generation Z and Generation Millennial and Zillennials over here. I think so that is it. So I'll pack up. Bye Shabak hai, take care, whatever it is. Peace out. And last thing, if you liked it, make sure that you subscribe, and if you're not subscribed, make sure that you subscribe and give your opinions, comments and likes, whatever it is. Secondly, we are there on Spotify. We talk things on Spotify also. So 5-star rating अगर Spotify पे सुन रहे हो तो Spotify पे दे दो. And if you want membership, we can also start something on membership, where we take people and solve the problem live, or
understand letters or something like that, it starts from 89 rupees onwards. So membership is also there. And that is it. So thank you, ma'am, for coming once again. Thanks a lot. I'll end it over here. And that's it for today. Thank you. Peace out. Cut.